हेलो ब्रन, क्या हाल है आप सबका। तो बच्चों आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म आप लोगों के लिए लाए हैं। जैसा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता था रिएक्शन मैकेनिज्म, लेकिन अब आपके दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी आज इसी लेक्चर में नहीं बोल सकते हो इसी वीडियो में, लेकिन इसके आगे वाले वीडियो में भी और अच्छे से मतलब जितने भी इफेक्ट होंगे वो भी हम समझाएंगे। बस आप बने रहिएगा हम लास्ट एंड तक, क्योंकि हम लोग तो साथ में नीट का जंग जीतना है। आप तो ही नहीं जीतना है, हमें भी जीतना है, क्योंकि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जब हमारे सिलेक्शन होंगे तब आप तो नहीं खुशी होगा, हमें भी खुशी होगा। तो भैया आप भी हमारा योगदान दीजिए और इस मैकेनिज्म को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में हम पढ़ेंगे भाई, रेजोनेंस, इंडक्टिव और हाइपरटोनिज्म, जितने भी इफेक्ट होंगे हम लोग पढ़ेंगे। एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बने रहना है आप तो लास्ट तक। बेटा आज 7 मार्च है। आज मैं सर आप मुझे डेट क्यों बता रहे हैं भाई, आप तो अगर मेरी वीडियो देखते होंगे तो मैं हमेशा डेट आपको रियलाइज करवाता हूँ। बेटा आज 7 मार्च है, 7 मार्च मतलब सर 8 मार्च है सर, होली है। हाँ बेटा होली है, इतना ही मतलब नहीं है कि तुम घर पे जाओ या कहीं पे भी हो, क्लास तुम्हारी बंद है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मौज करो। बेटा 7 मई तो पेपर है और 7 मई आज 7 मार्च है, तो 7 मार्च आज से बात कर दी जाए, 2 महीने बचे हैं और इन्हीं 2 महीने में आप तो और हम तो मतलब हम दोनों तो मिलके जंग जीतना है। अगर मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जीतेंगे तो हमें भी खुशी होगी, लेकिन अगर वही चीज़ अगर तुम रिजेक्ट हुए समझो मुझे भी बहुत दुख होता है। इसलिए बच्चों मैं अभी से बोल रहा हूँ पढ़ना शुरू कर दो, कोई ऐसा समय ना व्यर्थ करो भाई, गाँव गए हो, घर गए हो, परिवार के साथ हो, कहीं पे भी हो, पढ़ाई करते रहना। बस ये है कि लास्ट तक पढ़ते रहना, रुकना नहीं, छूटना नहीं और डटे रहना। अपने लाइफ के लिए हर एक पल हर एक चीज़ के लिए डटे रहना बेटा, तभी तुम जीतोगे। जो पेशेंस रखेगा, जो मेहनत करेगा, जो दर्द उठाएगा वही जीतेगा इंदिरा। तुम्हें क्या लगता है जितने भी टॉपर होंगे, क्या अभी तुम जिस तरह रील्स देखते हो, शॉर्ट देखते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो एंड अगर व्हाट्सएप यूज करते हो, सोशल मीडिया यूज करते हो, क्या वो टॉपर यूज करता होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे क्या दिख रहा होगा? डॉक्टर बनने का सपना, और वही तुम्हारे अंदर भी दिखना चाहिए, क्योंकि तुम ही फ्यूचर डॉक्टर बनोगे और बनोगे क्या बनना पड़ेगा। क्यों? जब तक तुम नहीं मेहनत करोगे तब तक कोई भी टीचर आज तक तुम्हें कोई अच्छा बनाने वाला पैदा नहीं हुआ। क्यों? जब तक तुम्हारे अंदर से चीजें नहीं रहेंगी जीतने का, समझो मेरी बात, जीतने का, तब तो तुम्हें कोई जिता नहीं सकता। इसलिए बच्चों समय है और इस समय तो यूटिलाइज करो, ना कि खराब करो। क्योंकि देखो समय तुम्हारे खराब करने वाले तुम्हारे दोस्त भी हो सकते हैं, तुम्हारे घर वाले भी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें समझदारी करनी है। इस समय तुम्हें बचना है। तुम्हारे दोस्त होंगे भाई, होली आ रही है यार चलो खेलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है? तुम्हें अपनी चीज़ें तो पढ़ना, ठीक है? तो चलो हम रिएक्शन मैकेनिज्म पे आते हैं। जरा 1 मिनट, 1 मिनट देखिए जरा, मैं ब्लैक मार्कर यहीं पे रख दिया। 1 मिनट रुकिए। हाँ भैया मिल गया है। तो जरा हम वापस आते हैं अपने बोर्ड पे। सर आप तो बोर्ड ही बदल दी भाई, मैं भी इस समय अपने घर पे हूँ और घर पे भी हूँ, तो आपके लिए योगदान दे रहा हूँ, तो आप भी अपना योगदान दीजिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? देखो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। अब रिएक्शन मैकेनिज्म अब क्या होता है ये देखते हैं। पहली चीज हम पहले पढ़ते हैं रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। सर ये तो हम क्लास 10 में ही पढ़े हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हाँ जानता हूँ आप पढ़े हुए हो, क्यों? मैं अच्छे से जानता हूँ आप पढ़े हुए, लेकिन बेटा इसका ये नहीं मतलब होता है कि आपको नहीं बताऊंगा। मैं हर एक स्टेप बताऊंगा। हर वो लड़का जो हमसे पढ़ा उसे समझ में आना चाहिए, बस जिसे आता है थोड़ा पेशेंस बनाए रहिए। तो होगा क्या? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड।
दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। सर ये तो मुझे मालूम था। हाँ मुझे मालूम है, तुम्हें आता है। क्यों? क्योंकि तुमने क्लास 10th में बढ़िया पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं वो चीज़ ऐड कर रहा हूँ, लेकिन अब और अच्छे बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे अब तुम ये भी जानते हो सर, जैसे कि मैं माना हूँ RS प्लस PB, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है, ये तो जहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे मैंने क्या, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। अगर ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड हो रहा है तो यहाँ पे नया बॉन्ड बनेगा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो मतलब सर हम यहाँ ले सकते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। हाँ सर आपने तो ले दिया बॉन्ड ब्रेकिंग। अब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा, जैसे कि मान लो RA हो जाएगा, तो बॉन्ड पहले टूटा, फिर A से जाके कंबाइन कर दिया, और फिर HB या ले लो B या। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले बॉन्ड टूटा तो बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, और यहाँ पे नया बॉन्ड बना। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं साहब न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। सर ये तो आता ही था। हाँ मैं मानता हूँ मेरे बच्चों तो आता ही होगा। चलो अब आगे देखते हैं। देखो इससे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या कोई दिक्कत? सर आप तो बहुत बेसिक लेक्चर है। हाँ मैं मानता हूँ। और इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में दो चीज आते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट, दूसरा होता है रीअटैचिंग, सॉरी होता है अटैचिंग रिएजेंट। देखो सबस्ट्रेट, अटैचिंग रिएजेंट, और मेरा क्या बनता है भैया, इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट बनता है। अब इंटरमीडिएट के बाद क्या बनेगा साहब, प्रोडक्ट। क्या बन जाए, प्रोडक्ट। सर यही हमारा पूरा फंडा रहेगा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने का। समझ में आया? रिएक्शन मैकेनिज्म जो पढ़ेंगे इसी पूरे फंडे पे पढ़ेंगे। सर मतलब मुझे तो समझ में नहीं है। हाँ बस 2 मिनट और इंतजार करिए। देखो सबस्ट्रेट जो तो भी है वो तो लेंगे, लेकिन अब अटैचिंग रिएजेंट क्या होगा, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो अब इसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो यहाँ से तुम्हें क्या लगता है, पहले क्या होना चाहिए? सर पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होना चाहिए। तो ठीक है लिख देते हैं। तो पहला इसका क्या हो रहा भैया, बॉन्ड क्लीवेज। सर क्लीवेज या फिजन, सर फिजन, या तुम बोल सकते हो ब्रेकिंग। इस तीनों का मतलब एक ही होता है भाई। तो नया वर्ड लिखते हैं, जैसे कि तुम्हें नया वर्ड से नई बातें समझ में आए, ठीक है। तो बॉन्ड क्लीवेज उसे तो बोलते हैं बॉन्ड फिजन, उसे तो बोलते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। तीनों का मतलब एक ही है। क्या तो दिक्कत नहीं सर, आपके पढ़ाए हुए बच्चे हमेशा ऐसे रखते हैं अच्छे से। अच्छा तो पहला बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा, दूसरा हो जा भैया अटैचिंग रिएजेंट। मतलब यहाँ पे अब इसकी बारी आएगी साहब, अब ये अटैच रहेगा। तो हमारा दूसरा स्टेप क्या हो रहा है सर, अटैचिंग ऑफ, सॉरी दूसरा हो रहा अटैचिंग रिएजेंट, अटैचिंग रिएजेंट। क्या हो जाएगा भैया, अटैचिंग रिएजेंट। क्या दो दिक्कत सर? नहीं। हाँ भाई थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हुई, मैंने लाइट थोड़ा बंद कर दिया है, जैसे कि आप तो थोड़ा और क्लियर दिखे, लेकिन तो अब बढ़िया दिखेगा। तो तुम्हें क्या समझना है, पहले बॉन्ड टूटा, तो यहाँ से मालूम पड़ा सर पहले बॉन्ड टूटा। हाँ बॉन्ड क्लीवेज हुआ, फिजन हुआ या ब्रेकिंग हुआ। दूसरा क्या हुआ, अटैचिंग रिएजेंट। क्या हो जाए भैया, अटैचिंग रिएजेंट। थर्ड स्टेप क्या हो जाए बता दीजिए। थर्ड हमारा क्या बना भैया, पहला हमारा क्या हुआ, बॉन्ड क्लीवेज, फिर दूसरा अटैचिंग रिएजेंट, फिर तीसरा मेरा क्या बना, इंटरमीडिएट। फिर चौथा क्या बनेगा, चौथा भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट।
इतना दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा होगा। नहीं तो बच्चों आप तो इतना तो दिख रहा होगा। अब आगे चलते हैं ना। तो पहले हम बॉन्ड क्लीवेज लेते हैं। क्या लेते हैं साहब? पहले बॉन्ड क्लीवेज लेते हैं। चलो देखते हैं, भैया आगे लिख लेना। फर्स्ट हो रहा बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज। अब बॉन्ड क्लीवेज तुमने क्या सुना है सर? ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर दी टू टाइप ऑफ द बॉन्ड क्लीवेज। फर्स्ट हो रहा होमोलेटिक। होमोलेटिक क्लीवेज। सर ये क्या होता है ये भी बताइए। होमोलेटिक, जब बॉन्ड ये जैसे बॉन्ड है। अब बॉन्ड में जो ये दो इलेक्ट्रॉन मिलते एक बॉन्ड बनाते हैं। जब इन दोनों का बॉन्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या मैंने बोला? इन दोनों के बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन हैं, जितना हिस्सा इस इलेक्ट्रॉन था और जितना हिस्सा इस इलेक्ट्रॉन था, दोनों एटम से इलेक्ट्रॉन तो इक्वली इलेक्ट्रॉन मिल जाए। नहीं समझ में सर? नहीं समझ, थोड़ा और अच्छा बताइए। ठीक है, जैसे ए मान लो और ये मान लो बी। हाँ सर इतना तो मान ली, इतना तो आ गया। हमेशा तुम जानते हो जो बॉन्ड बनता है वो दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं, फिर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। हाँ सर इतना तो मालूम है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये मिला, एक इलेक्ट्रॉन ये मिला, और जब इनका बॉन्ड तोड़ दिया जाए, मतलब इन दोनों का बॉन्ड भैया धड़ से तोड़ दिया जाए, तो भैया जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए, क्या बोला सर? जो ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो मतलब इनके इलेक्ट्रॉन तो ऐसे मिल जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका इलेक्ट्रॉन इन्हें मिल जाए, इसका इलेक्ट्रॉन इन्हें मिल जाए। मतलब भाई साहब ये दो एटम थे, एक एटम ये है, एक एटम ये है। जब इन दोनों का टूटा, इन दोनों का बॉन्ड टूटा, तो जितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनने में लगा था उतना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटने में इन दोनों को वापस मिल जाए, तो हम इसे क्या बोलते हैं? होमोलेटिक। तो मतलब सर यहाँ पे क्या हो रहा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम। ठीक है। अब यहीं पे पहला चीज तो हो गया होमोलेटिक क्लीवेज। और ये तब हो रहा, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा किसके प्रेजेंट में? डेल्टा मतलब समझ रहे हो? नहीं सर, एच म्यू मतलब, हाँ इसका मतलब तो समझ रहे, हीट के प्रेजेंट में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में। ठीक है, हीट दे दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया जाए, तो ये मान लो टेम्परेचर दे दिया जाए, ये तीनों में से कोई एक चीज दे दिया जाए तो इनका बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है। अब दूसरा क्या होता है सर? दूसरा सर हेट्रोलिटिक। सही पहचाना, क्या पहचाना तुमने? दूसरा क्या हो जाएगा? हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। अब इसका क्या हो रहा? इसका मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर हो गया। अब इससे बदल तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम आ जाए, मतलब ईएन लेते रहा हूं। मान लो बी, ए बनाया बी। अब ये जो बी है, जो ये बी है वो कैसा एटम है भैया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो ये बी हो जाएगा वो कैसा एटम हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने का मतलब इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ ज्यादा खींचना चाहेगा या भेजना चाहेगा? सर खींचना चाहेगा। तो भैया जब इसका बॉन्ड टूटेगा, क्या मैंने बोला सर? इसका जब बॉन्ड टूटेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन सर, इसका जो इन दोनों ने मिलकर बनाया था, इन दोनों मिलकर बॉन्ड बनाया था, जब इन दोनों का बॉन्ड टूटेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन ये पार्शियली ले नहीं लेगा। मैंने क्या बोला? पार्शियली ले नहीं लेगा। अब एक मिनट और समझो, इसका इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ी अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब ये हो जाएगा और यहाँ पे तो इसका इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेगा, बोलेगा भाई तू आ जा मेरे तरफ। क्यों आएगा? क्योंकि भैया ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पाया है भाई। और जो जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज चाहिए, मतलब उसे क्या क्या चाहिए भैया? नेगेटिविटी एटम, मतलब नेगेटिविटी जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे भाई ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, मुझे और चाहिए मुझे और चाहिए। तो क्या होगा? जितने भी नेगेटिविटी एटम होंगे उन्हें बॉन्ड में और नेगेटिविटी चाहिए। तो भैया जब इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो भाई जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा क्या अब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो मतलब यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, क्या लिख देना चाहिए? अब आपका उत्तर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम। हाँ सर ये तो हो गया, ये तो अब समझ में, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा थोड़ी कॉन्सेप्ट और हिला हुआ है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं कोशिश करूंगा हर एक कॉन्सेप्ट का आपका जितना भी हिला हुआ है सब मैं आपके पोजीशन पे ले आने की कोशिश करूंगा। बस ये लास्ट तक थोड़ा बने रहिए, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। तो बॉन्ड क्लीवेज, पहली बात तो समझ में आ रहा सर बॉन्ड दो प्रकार से टूट सकता है, या तो होमोलिटिक या तो हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक में इक्वल बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन में ब्रेक होता है, लेकिन हेट्रोलिटिक में अनइक्वल बॉन्ड अनइक्वल इलेक्ट्रॉन होता है। देखो एक बात और मैं बताता हूँ, बॉन्ड टूटता है और या बनता है तो बॉन्ड नहीं टूटता है न बनता है, इलेक्ट्रॉन टूटते हैं या इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। मतलब ये तो एक नाम दे दिया है बॉन्ड बनना, लेकिन असलियत में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन टूटते हैं या इलेक्ट्रॉन टूटते हैं या बनते हैं या जुड़ते हैं, जो तुम बोल सकते हो जॉइंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन जॉइंट होते हैं तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो एक बॉन्ड टूटता है। तो ठीक फिर पता, जैसे कि तुमने शादियों में सुना होगा भाई, सातों फेरों में जब एक दोनों का क्या नाम है जमछे बांधे जाते हैं, तुमने देखा होगा, तो जमछा बांधा जाता है तो इसका क्या मतलब हुआ? शादी तो इन दोनों का हो रहा है, मतलब शादी तो एक नाम दिया जाए, लेकिन ये जो बन रहे हैं मतलब इन्होंने सात फेरा ले रहे हैं, ये एक बॉन्ड बना है, ये वो एक बॉन्ड बना है, एक इलेक्ट्रॉन इन तरफ से एक इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ से, तब जाके एक बॉन्ड बना और उस बॉन्ड को क्या नाम दे दिया? शादी। तो बस वही चीज, इन दोनों में क्या घूम रहा? क्या भाई एटम के बीच में क्या घूमेगा? इलेक्ट्रॉन ही तो घूमेगा। हाँ सर वो तो इलेक्ट्रॉन ही घूमेगा। तो मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का ही टूटना या इलेक्ट्रॉन का ही बनना, इसी तो हम क्या बोलेंगे भैया? बॉन्ड क्लीवेज। क्या बोलेंगे साहब? बॉन्ड क्लीवेज। क्या कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक शॉर्ट ले लीजिए जैसा भी हो। अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब दूसरा हमने क्या पढ़ा सर? अटैचिंग रिएजेंट। अब चलो अटैचिंग रिएजेंट में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। जरा ये बताइए ये कितने पता था होता? सर ये तो 3 पता था। नहीं नहीं आपने गलत पढ़ा, 2 पता था होता है। पहला होगा, सब तो यहां तक मालूम होगा, फर्स्ट होगा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा होगा न्यूक्लियोफाइल, जो कि मैं उधर बताऊं ना। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। हाँ यही बात है, सही पतले। तो अब हम देखो इलेक्ट्रो प्लस फाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। फाइल मतलब लविन। यहां पे तुम्हें एक बात समझना है सर, ये पहली चीज तो इलेक्ट्रॉन लविन होगा,
इलेक्ट्रॉन लविंग के साथ साथ इसे हम बोल सकते हैं भैया इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग। इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ अट्रैक्ट रहेगा। क्यों क्यों? अच्छा ये बताया जाए, आपके पास पैसे कम होंगे, आप कहीं इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो आप सफिशियंट टाइम करते हैं, मतलब मान लो सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक काम करते हैं, तो ये सफिशियंट अमाउंट में आपका सैलरी मिलता है। लेकिन जब तुम्हें एक्स्ट्रा कमाना, मतलब तुम्हें लगता है उस पैसे में मेरा घर नहीं चल पा रहा, तो तुम्हें और पैसे की मतलब और पैसों की जरूरत है, तो ओवर डोज तुम करोगे, मतलब ओवर ड्यूटी करोगे, अपना जितना टाइम है उससे ओवर वर्क करोगे, तब तुम्हें और जॉब मिलेगा। मतलब इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए क्या करता है भैया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। मतलब पैसों की कमी होने के वजह तुम लोग ओवर वर्क करते हो, जिससे कि पैसा और आए और हमारी जरूरतें पूरी हो जाए। तो उसी तरह इससे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए भैया इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि इसकी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो वो कंप्लीट हो सके। क्या हो सके? कंप्लीट हो सके। तो इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव। तो यहां से तुम्हें एक बात और समझ में आ रही सर, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। हाँ भाई, ये तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, ठीक है। अब इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने का मतलब सर, यहाँ पे दूसरी बात तुमने क्या समझोगे सर, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, मतलब इतना ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। तो यहाँ पे लिख दिया इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और जितना इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब जितना ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता उसे हम कैसे बोल सकते हैं, ये एक्ट करते हैं एज अ लुईस एसिड। तो ये एक्ट करते हैं एज अ लुईस एसिड। क्या जैसे तो देता नहीं सर, नहीं सर, इसमें तो देता नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यार ये जनरल चीजें है भाई। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल का मतलब भैया इलेक्ट्रॉन तो लविंग करना, इलेक्ट्रॉन लविंग या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग बोल सकते हो, और इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की तरह ये किसी तरह एक्ट करेगा लुईस एसिड। समझ में? हाँ सर, ये तो समझ में। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन तो मतलब ये दो परतम है, दे हैव इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये मतलब इन इलेक्ट्रोफाइल पे क्या क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं। और तो तुम्हें मालूम सर नहीं, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव भी चार्ज होने चाहिए, नहीं भैया, न्यूट्रल स्पीशीज भी होंगे। और इस न्यूट्रल स्पीशीज में PYQ 5 बार पूछा है सर। क्या बात चल रही है, PYQ क्वेश्चन है भाई, PYQ है इसमें। अब बताऊंगा क्या है न्यूट्रल स्पीशीज, क्या है ये सब बताऊंगा, बस आप तो बने रहना है। देखो पॉजिटिव चार्ज, अब जैसे पॉजिटिव चार्ज का तुम एग्जांपल ले लो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज में क्या क्या आ जाता है, पहले ये देख लो, पहला हो जाएगा और पहले देखो, पहले पॉजिटिव चार्ज में देखो क्या क्या आते हैं, ये सारी चीज जरूरी होती है ना। देखो लाइन बाय लाइन पढ़ो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। भागना नहीं है अपने लोग तो, अपने लोग तो भागना नहीं है, अपने लोग तो आराम से पढ़ाई करना है। क्या तो भागना है? नहीं सर, हमें भागना नहीं है, हमें आराम से पढ़ाई करनी है। जरा एक बार देख लेते हैं भाई, वीडियो क्लियर है कि नहीं। हाँ एकदम वीडियो बढ़िया चल रही है। अब चलो, अब हम लोग फिर आ जाते हैं, ठीक है। हर चीज देखना रहता है यार, तुम्हें लोगों के लिए हम देखते रहते हैं, जैसे कि तुम लोग कभी पढ़ो तो दिक्कत नहीं हो ना, इसीलिए आप लोग के लिए की तरह, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इलेक्ट्रोफाइल जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, पहला सबसे सिंपल H+। हाँ सर ये तो आता है H+, हाँ HSO3, हाँ सर ये भी आता है। तीसरा बताया जाए, अब आप बताइए, सब चीज सब हम ही बता रहे हैं, लेकिन आप भी अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट करिए, क्योंकि भाई कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। NO2+, H+, और क्या हो सकता है भैया, NO2+, H+, और क्या बताइए आप अपनी तरफ से।
देखो ये सारे हमारे कैसे हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो अच्छा सर आप इलेक्ट्रोफाइल कहने का मतलब तो रीजन, हाँ भाई, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए वही इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो मतलब इन सारे कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल एज अ वर्क करेंगे। हाँ सही आपने पकड़ा। अब दूसरा आता है, दूसरा मैंने क्या नाम लिया, न्यूट्रल स्पीसीज। अब ये क्या होता है, न्यूट्रल स्पीसीज में आते हैं, एक मिनट हो जाइए। अब आते हैं दूसरे न्यूट्रल स्पीसीज। पहला होता है ऑल लुईस एसिड। ऑल लुईस एसिड, ऑल लुईस एसिड जितने भी हैं सारे हमारे क्या हो सकते हैं भैया, न्यूट्रल स्पीसीज। अच्छा जैसे कि सर आप बताइए, तो भाई मैं तो बता ही रहा हूं, लेकिन तुम भाई किसी से भी कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन जो पढ़ना है एकदम कायदे से पढ़ना, जुनून के साथ पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम हर चीज बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि पहला हो जाएगा AlCl3, BF3, SO3, और क्या हो सकता है भैया, देखो हर चीज हमें बताना है। AlCl3, BF3 और SO3, इसी हिसाब से जैसे ले लो ZnCl2, ZnCl4, SnCl4, ये सारे हमारे क्या हैं सर, लुईस बेस। या फिर Cl3 ATC, तो आप आगे इसके बाद तो तुम कर ही लोगे ना। तो पहला न्यूट्रल स्पीसीज में ऑल लुईस एसिड हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इसमें मतलब क्यों आ गया, क्या आ गया, ये नहीं समझ आया ना, मैं बताता हूँ बस। देखो फ्री रेडिकल में क्या आ जाएगा भाई, इसमें दो आएंगे, एक होगा कार्बिन। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं PY2 आ चुका है। पहला क्या हो रहा है, कार्बिन। कार्बिन मतलब सर कार्बिन का फार्मूला ही नहीं मालूम, कार्बिन। दूसरा हो रहा है नाइट्रीन। सर कार्बिन क्या होता है ये तो मुझे मालूम ही नहीं भाई, मैं क्यों बैठा हूँ, मैं बताऊंगा हर चीज। देखो कार्बिन का फार्मूला होता है CH2, ये आपका हो जाएगा कार्बिन। क्या हो जाएगा भैया, कार्बिन। और नाइट्रीन का भैया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नाइट्रीन। सर इन दोनों में क्या खास बात है कि भाई है तो फ्री रेडिकल, और इन्होंने क्या बिहेव करते हैं, बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। अब ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, अभी इन दोनों का टर्म का मैंने नाम लिया, लेकिन अभी जब मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाऊंगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाऊंगा, तब मैं वहां पे इन दोनों का और ब्रीफली बताऊंगा, और ब्रीफली बताऊंगा, ठीक है ये दोनों फ्री रेडिकल। यहाँ पे तुम्हें मालूम पड़ रहा है ये कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल से जुड़े हुए हैं, फ्री रेडिकल से जुड़े हुए। लेकिन ये चीज अभी रिएक्शन इंटरमीडिएट में जब आऊंगा तो और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो हमें क्या मालूम पड़ जाए, इलेक्ट्रोफाइल में भैया इलेक्ट्रॉन लविन होते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव होते हैं, जिसका कि इनकम्प्लीट और टेट होता है। और ये किस तरह एक्ट करते हैं, मतलब लुईस एसिड की तरह एक्ट करते हैं, और इनके पास दो चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं या तो न्यूट्रल चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज में जैसे कि H प्लस, SO3 प्लस, NO2 प्लस, ZH+, ये सारे हमारे इलेक्ट्रोफाइल हो। और दूसरा हो रहा है न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज में ये होगा ऑल लुईस एसिड, जैसे कि AlCl3, BF3, SO3, और हमारा ZnCl2, ZnCl4, SnCl4 या फिर Cl3 एक्सेट्रा, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे भैया, ऑल लुईस एसिड, ऑल लुईस एसिड। दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा होगा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में दो आएंगे, एक कार्बिन हो जाए, दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, नाइट्रीन। कार्बिन भैया क्या फॉर्मूला होता है, CH2 लोन पेयर इनलिबरेटेड लोन पेयर, ठीक है। और नाइट्रीन का फॉर्मूला ये होता है। क्या कोई दिक्कत नहीं सर। अब और आगे न्यूक्लियोफाइल क्या पढ़ते हैं।
अब हम बढ़ते हैं साहब न्यूक्लियोफाइल। तो क्या कोई इलेक्ट्रोफाइल में रिटर्न नहीं सर। चलो अब आते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब आते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है सर, ये भी मैं थोड़ा अलग करता हूं। देखो न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग। मतलब सर यहाँ पे एक बात समझ में आ गया कि भैया ये पहली बात यही लिख दो, इट इज अ इट लव्स न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है। यहां से तुम्हें मालूम पड़ जाए कि न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा भाई, अच्छा इसका इलेक्ट्रॉन रिच होगा। भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है नहीं भाई, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है इसलिए बोलते हैं भाई इलेक्ट्रॉन रिच। अच्छा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट था वो इलेक्ट्रोफाइल था, तो ये भैया इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो भैया क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा कि देना चाहेगा, सर देना चाहेगा। तो हम इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन हीटिंग, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी उससे। मतलब अगर बात कर दी जाए इलेक्ट्रोफाइल तो क्या बोलते हैं भैया इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, लेकिन न्यूक्लियोफाइल तो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन हीटिंग स्पीसीज। भाई उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखना चाहेगा कि फेंकना चाहेगा, या तुम्हें इसे डोनेट करना चाहेगा। सर ये डोनेट करना चाहेगा, तो वो डोनेट करने का मतलब ये हीट करता है कि लव करता है, हीट करता है। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन हीटिंग स्पीसीज। ठीक है हाँ, और ये जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, अटैच लुईस बेस। तो ये एक्ट करता है अटैच लुईस बेस। इतनी बातें समझ में आ रही, हाँ सर इतनी बातें तो बिंदास समझ में आ रही। अब देखो लुईस बेस, अब इसके पास ये कौन कौन से चार्ज कैरी करता है, न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से चार्ज कैरी करते हैं। दे कैरी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। और दूसरा चीज हमारा क्या होता है भैया लोन पेयर, लोन पेयर। तीसरा चीज क्या हो सकता है पाई इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन। तो भैया अभी तक इलेक्ट्रोफाइल में दो चीज पढ़े थे भैया, एक नेगेटिव चार्ज पढ़े थे, सॉरी एक पॉजिटिव चार्ज पढ़े थे, दूसरा न्यूट्रल चार्ज पढ़े थे या न्यूट्रल स्पीसीज पढ़े थे। लेकिन जब हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं इसमें नेगेटिव चार्ज पढ़ते हैं, लोन पेयर पढ़ते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पढ़ते हैं, ये तीन चीज पढ़ते हैं। सर अब यहाँ पे नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल में क्या क्या आते हैं ये जरा बता दीजिए। तो न्यूक्लियोफाइल में आ जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल में पहला आता है भाई साहब क्या आता है जरा फिर से बताया जाए। सर जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, हाँ तो वही तो मैं पूछा हूँ बताओ यार, अब तक तो जवाब आ जाना चाहिए। OR2 OH, भाई ये भी तो देख इसके पास भी तो नेगेटिव चार्ज है, हाँ सर। इसके पास भी तो लोन पेयर है, हाँ सर इसके पास भी लोन पेयर है। दूसरा क्या हो जाएगा भैया अमोनिया डेरिवेटिव। तो भाई जैसे कि N2R भी हो जाएंगे, हाँ सर ये भी हो जाएंगे। चलो उसके बाद छोड़ दिया जाए, उसके बाद बोल दिया जाए H माइनस। भाई अभी तो इलेक्ट्रोफाइल में हमने क्या पढ़ा, जो अच्छा ये हटो पहले, ये अभी तो हम बता
जैसे पहले एच माइनस लेते हो, फिर आर माइनस लेते हो, फिर एच माइनस लेते हो, ये सारे हमारे न्यूक्लियोफाइल वर्क हैं। पहले सिंपल सिंपल चीज देखो ना, फिर हार्ड चीज पे तो जाना ही है। आप तो हार्ड चीज बड़ा काम तो करना है, लेकिन पहले शुरुआत किससे करेंगे, छोटे से करते हैं। हमने बड़ा पहले लिख दिया तो तुम लोग दिमाग में चक्कर आने लगा, नहीं ऐसा नहीं है। पहले अपने बच्चों को छोटे छोटे शब्दों से बताया जाए। एच माइनस आर माइनस, सर एच माइनस मतलब एच प्लस भी होता है। हाँ भाई, ये दोनों कैटेगरी में आते हैं। सर आपने हैलोजन एच प्लस भी किया था, हाँ एच प्लस भी होता है और एच माइनस भी होता है। सर आर माइनस होता है, ये 3 और 3 से भी ज्यादा चाहिए। इसी तरह से हमारे क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। अब लोन पेयर की बात कर दी जाए, लोन पेयर अब जितना मैंने बताया था वो लोन पेयर में भी इंक्लूड मतलब था न्यूक्लियोफाइल, लेकिन वो लोन पेयर इसमें हम अलग से लिखते हैं, लोन पेयर अलग से लिखते हैं। इस पे भी लोन पेयर है, आर ओ एच ले दो, इस पे भी लोन पेयर है, आर ले दो, इस पे भी लोन पेयर है। फिर उसके बाद जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव हो जाए, जैसे कि NH2R ले दो, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, जैसे NHR2 ले दो, इस पे भी लोन पेयर होता है, ये सेकेंडरी एमीन होता है। और जैसे कि NR3 हो जाए, ये टर्जरी एमीन होता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा भैया, हमारा क्या हो जाएगा, लोन पेयर स्पीशीज। और थर्ड इज पाई इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, पाई इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इसमें क्या हो सकता है, सर पहले ROR, यही चीज यहाँ पे लिख दीजिए, ROR, नहीं पहले ROS से शुरुआत करो ना, हाँ ROS, यहाँ पे नहीं, ये भी ना छोड़ दो, तो पहले ये या तो RMGS, LiAlH4, ये सारे हमारे पाई इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं। फिर इसके बाद जब ये जितना लिखवाया वो भी आ जाता है, ठीक है, तो 80 लेते रहा हूं, तो ये हमारे पाई इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं। तो क्या तुम्हें 2 बात समझ में आया, क्या था, एक बॉन्ड ब्रेकिंग समझ में आ गया, और दूसरा हमारा क्या हो जाता है भैया, रीअटैचिंग या अटैचिंग रीएजेंट तुम्हें समझ में आ जाए। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बारे में मैंने बता दिया। अब उसके बाद हमारा क्या बनता है सर, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट में कौन से आते हैं, कार्बोकेटायन भी आ सकते हैं, कार्बोएनायन भी आ सकते हैं, और फ्री रेडिकल आ सकते हैं। अब इसी फ्री रेडिकल में मैं 2 नाम पहले इलेक्ट्रोफाइल में पढ़ाया था, जो कि कार्बीन था, दूसरा नाइट्रीन था। अब उसी चीजों में हम यहाँ पे एकदम ब्रीफली बात करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, हाँ फिर हमारा आते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसमें 3 चीज आते हैं। पहले चीज कार्बोकेटायन। सर कार्बोकेटायन मतलब, अच्छा कार्बोकेटायन का मतलब यहाँ पे तुम्हें एक वर्ड समझ में आया, कार्बो मतलब भैया कार्बन, और केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। मतलब उस कार्बन पे, मतलब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मडराएगा, मडराए का मतलब जिस तांडव करेगा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का तांडव हो जाए, तांडव मतलब पॉजिटिव चार्ज रहेगा या उस पे रहेगा, उस कार्बन पे रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, उसे हम बोलेंगे भैया कार्बोकेटायन। मतलब इंटरमीडिएट में जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मडराएगा या जिस पे तांडव चलेगा, उससे हम बोलेंगे भैया कार्बोकेटायन। ठीक है, तो भाई थोड़ी शब्दों में लिख दे रहे हैं, in which carbon have positive charge that is known as कार्बोकेटायन। और कार्बोएनायन क्या हो जाएगा भैया,
अभी तक मैं जब इतना मैं पूरा बढ़िया से एग्जांपल दे के करवाऊंगा, अभी दे के करवाऊंगा। जब मैं इफेक्ट में आ जाऊंगा ना, वहां पे कार्बो टेट्रायन, जैसे कि अब मान लिया जाए, अभी हम बंद करवा रहे, बस 1 मिनट जो कार्बो एनायन। अब यहाँ पे तुम्हें एक बात समझ में आ, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज तांडव करेगा, मंडराएगा या प्रेजेंट रहेगा, उस कार्बन को हम बोलेंगे कार्बो एनायन। क्या बोलेंगे साहब? कार्बो एनायन। अब थर्ड चीज, तीसरी चीज, रिएक्शन इंटरमीडिएट में फ्री रेडिकल आता है। सर इसका आप क्या बताएंगे? बस रुक जाओ, कुछ ही पलों में ये भी बताएंगे। रिएक्शन मैं क्या लेता हूँ, रिएक्शन इंटरमीडिएट तो चल ही रहा। तीसरा हमारा क्या हो रहा है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज होता है। एक मिनट हो जाओ, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट का मतलब इसका भी ऑर्टेट नहीं कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट ऑर्टेट। और इसका जो होता है, इसका कंप्लीट ऑर्टेट, विथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। भाई इसके पास जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे तभी तो इसके सर पे मंडराएगा, भाई ले जा मेरे सर से। इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा हो गया कि वो संभाल भी नहीं पा रहा, भाई इलेक्ट्रॉन दे देगा, भाई तू आजा ले ले, भाई तुझे भी चाहिए ले ले, तुझे भी चाहिए। हाँ ये है कि अपना स्टेबल रहना चाहिए, क्या पता अपना भी स्टेबिलिटी हटा के तो नहीं दिया। अब लेट सपोज तुमसे कोई मानने आ जा, तुम ऐसा तो नहीं करोगे कि अपनी स्टेबिलिटी हटा दोगे। मतलब तुम मान लो किसी तो पैसे दे दीजिए, भाई 10 रुपए लीजिए, 5 रुपए लीजिए। अब ऐसा तो करोगे नहीं, लीजिए भाई 500 करोड़ रुपए या 10,000। वैसे हम जान ही रहे हैं हमारे बच्चे अभी उतने कमाने के लिए अभी काबिल नहीं है, लेकिन उस कमाने मतलब जितना मैंने बोला है उस कमाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, और वो एक दिन तुम जरूर कमाओगे, ये मुझे भरोसा है। और फिर उसमें किसी गरीबों को मदद करना, अपने लिए मत जीना उस पैसे के लिए। हर वो हेल्पफुल इंसान, हर वो हेल्पफुल मैन वुमेन जितने भी चाहिए उसमें आप मदद करिएगा, ठीक है मेरी तरफ। अब चलो फिर उसके बाद हम आते हैं फ्री रेडिकल। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज होता है। क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज होता है। अच्छा मैंने यहाँ लिखा है कंप्लीट ऑर्टेट विथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। हाँ अब यहाँ पे कंप्लीट ऑर्टेट विथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मैं भूल गया तब, जरा वहां पे चला गया। तो इसमें कंप्लीट ऑर्टेट विथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें मालूम पड़ जाए कि भाई जो कार्बोकेटायन है वो एक्ट करेगा भैया लुईस एसिड तरह, और ये कितनी तरह एक्ट करेगा? लुईस बेस। ठीक है, तो ये छोटी छोटी पॉइंट मैं किनारे लिखवाता चला हूं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज होता है, और इस पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है। और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होने का मतलब सर इसका ऑर्टेट कंप्लीट नहीं है, तो हम लिख सकते हैं साहब इसमें भी इनकम्प्लीट ऑर्टेट होता है। इनकम्प्लीट ऑर्टेट होता है। तो इनकम्प्लीट ऑर्टेट होने का मतलब भैया ये लुईस एसिड की तरह वर्क करेगा, और लेकिन ये किसकी तरह एक्ट करेगा? लुईस बेस। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है।
अब मैंने दो चीज का नाम लिया था, एक कार्बिन हुआ था, दूसरा नाइट्रीन हुआ था। अब जरा उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या हो जाए भैया, कार्बिन। कार्बिन का जरा फार्मूला बताइए सर। अभी तो आपने लिखा था सर, क्या था, CH2। ये कार्बिन का फार्मूला हुआ। कार्बिन जो था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज है। बिहेव सर, बिहेव किसकी तरह बिहेव करता है भाई, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब अगर इलेक्ट्रोफाइल पूछ लिया, इन विच ऑप्शन हैव इलेक्ट्रोफाइल, या इन विच ऑप्शन हैव इलेक्ट्रोफाइल। अगर कार्बिन का नाम दे दिया और तुम्हें मालूम ही नहीं है कार्बिन भाई इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है या न्यूक्लियोफाइल, तो तुम तो कार्बिन पत्ता नहीं लगाते हो, तुम प्लस चार्ज देते हो, उसे ठोक देते हो, लेकिन वो हो जाता है गलत। भाई कार्बिन बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये PYQ भी पूछा जा चुका है नीट में, ठीक है। और बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज। और इसमें क्या मतलब, इस कार्बिन पे जो ये कार्बन, इन विच कार्बन बाउंड विथ, बाउंड बोल दो या बाइंड बोल दो या कंबाइंड बोल दो, भाई कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो यार, कुछ भी नहीं, मतलब जुड़ना, ज्वाइंट बोल दो, कंबाइन बोल दो, बाइंड बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो बाइंड किससे करता है, बाइंड विथ, यहां पे मैं थोड़ा कलर बदलूंगा, टू मोनोवैलेंट, टू मोनोवैलेंट एटम या ध्रुव। जीपी मतलब ध्रुव होता है, कोई और मतलब मत समझ लेना। तो मतलब इन विच, इस कार्बन में दो मोनोवैलेंट, कितना मोनोवैलेंट, दो मोनोवैलेंट ध्रुव जुड़ते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कार्बीन। क्या बोलते हैं सर, कार्बीन। कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा मैंने क्या नाम दिया था, नाइट्रीन। क्या नाम दिया था, नाइट्रीन। जरा उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो इन दोनों तो समझ में आ रहा है ना, क्या रीजन है किस लिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। क्यों, क्योंकि ये दो मोनोवैलेंट एटम से कंबाइन करते हैं। इस वजह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज होने के बावजूद भी ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। दूसरा हो जाएगा नाइट्रीन। नाइट्रीन का फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ना, हाँ सर ये हो जाएगा। ये बिहेव किसकी तरह करेगा भाई, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा मतलब ये पहली चीज तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज है। और बिहेव किसकी तरह करती है, बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, नाइट्रोजन एटम कंबाइन, या नाइट्रोजन कंबाइन, एटम ना लिखो, नाइट्रोजन कंबाइन विथ वन मोनोवैलेंट। भाई कार्बन में दो मोनोवैलेंट था, इन विच टू मोनोवैलेंट एटम, लेकिन यहाँ पे नाइट्रीन में पढ़ोगे तो वन मोनोवैलेंट, वन मोनोवैलेंट एटम, या बोल सकते हो ध्रुव, आर अटैच, या अटैच चीजें भाई कंबाइन, या कंबाइन चीजें भाई ज्वाइंट, कुछ भी ले तो यार, कुछ भी। तो नाइट्रोजन कंबाइन वन मोनोवैलेंट, मतलब यहाँ पे एक मोनोवैलेंट की बात कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात है यही कंफ्यूज रहेगा कि जो नाइट्रीन है वो कितने मोनोवैलेंट कंपाउंड से जुड़ता है, या मोनोवैलेंट एटम से जुड़ता है, या जो कार्बन है वो कितने मोनोवैलेंट एटम या ध्रुव से जुड़ता है।
तो यही दो चीज आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत ज्यादा रियायत करेगा, इसलिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्री रेडिकल हो गया। मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमने 3 पढ़ लिया, एक कार्बोकेटायन जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी तो होने का मतलब उसके पास ऑर्टेट इनकम्प्लीट होता है। ऑर्टेट इनकम्प्लीट होने का मतलब ये एक्ट करता है एज अ लुईस एसिड, ये एक्ट करता है एज अ लुईस एसिड, इसलिए हम बोलते हैं भैया कार्बोकेटायन जो कि अभी हमने मिटा दिया है। दूसरा है मेरा कार्बोनाइन जो कि एक्ट करता है भाई किसकी तरह एक्ट करेगा, किसकी तरह एक्ट करेगा लुईस बेस, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, कमी नहीं अधिकता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है और इसका ऑर्टेट भी कंप्लीट है। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं इसका ऑर्टेट भी कंप्लीट है, लेकिन ऑर्टेट ही कंप्लीट नहीं, उसके साथ भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने का मतलब नेगेटिव चार्ज उसके सर पे तांडव कर रहा है। ठीक है, और ये किसकी तरह एक्ट करेगा लुईस बेस की तरह। अब उसके बाद फ्री रेडिकल आते हैं। फ्री रेडिकल जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज होता है, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑर्टेट, मतलब ऑर्टेट उतना कंप्लीट नहीं होता, और जितना ऑर्टेट नहीं कंप्लीट होता वो एक्ट करते हैं लुईस बेस की तरह। और फ्री रेडिकल में 2 कंपाउंड मैंने स्पेशली नाम दिया था, फर्स्ट इज कार्बन, दूसरा होता है नाइट्रोजन। कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज होता है और ये बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये एक p/2 है और ये कार्बन 2 मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप से कंबाइन या ज्वाइंट या जो भी बोल सकते हो होते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन होता है वो 1 मोनोवैलेंट कंपाउंड या ग्रुप या एटम से कंबाइन करते हैं। तो ये यहाँ तक हमने क्या क्या बता लिया सर। पहले हमने बॉन्ड, क्लीवेज या फिजन या ब्रेकिंग हमने कर लिया, एक जिसमें से 2 बॉन्ड 2 मैंने पढ़ा, एक होमोलिटिक एक हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक क्या था, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होती है उसे हम बोलते हैं होमोलिटिक, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अनइक्वल होता है उसे हम बोलते हैं हेट्रोलिटिक। तो यहाँ पे 2 बात मैंने समझ में आया। एक बात और बता दे रहा हूँ, जो फ्री रेडिकल होगा वो हमेशा होमोलिटिक शो करेगा। मैंने ये बात कहीं नहीं लिख पाएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ जो फ्री रेडिकल होगा वो हमेशा होमोलिटिक शो करेगा। लेकिन वहीं पे जो कार्बोकेटायन होगा, कार्बोएनायन होगा, ये दोनों भैया कार्बोएनायन ये दोनों हेट्रोलिटिक हमेशा सोता है। क्यों? क्योंकि भैया इन दोनों पे हमेशा चार्ज मंडरा रहा होगा, तो ये हमेशा ये दोनों हमारे हेट्रोलिटिक बॉन्ड की तरह वर्क करेंगे। लेकिन जो होमो मतलब फ्री रेडिकल होगा वो हमेशा ऑलवेज किसकी तरह बिहेव करेगा, होमोलिटिक फिजन होगा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, री या अटैचिंग रीएजेंट। उसमें पहला पढ़े इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा पढ़े न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में मैंने क्या पढ़ा, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मतलब उसका ऑर्टेट इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट होने का मतलब वो किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड। और लुईस एसिड में मैंने जितने भी इलेक्ट्रोफाइल में 2 चीज मैंने पढ़ा, जिसके पास पॉजिटिवली चार्ज होता है या तो न्यूट्रल स्पीशीज होता है। पॉजिटिव चार्ज में H+, ये सारी जितने भी चीजें थे, R+, जितने भी चीजें थे मैंने बताया। उसके बाद न्यूट्रल स्पीशीज हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रॉन हीटिंग, और जितनी भी चीजें मैंने बताया था वो सारी चीज हमने कवर कर ली। अब उसके बाद क्या बनता है, प्रोडक्ट। क्या बनता है भैया, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट बनने के बाद ये मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म होता है कंप्लीट। और प्रोडक्ट बनने में 4 इफेक्ट लगते हैं। 4 इफेक्ट कौन कौन से भैया, जितने भी तुमने जीओसी में पढ़ा था, जिन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी पढ़ा था, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपरट्रांजिशन, इंडक्टिव, रेजोनेंस का दूसरा नाम मीजोमेरिक, हाइपरट्रांजिशन, इलेक्ट्रोमेरिक। ये 4 इफेक्ट हैं जो कि मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो भैया ये इतना बढ़िया से समझ में आया कि नहीं? अगर आया तो बढ़िया से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लेके भेजिएगा। तो भैया टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
और इसी साथ आप तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं।